जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10 होगा, जिसमें से कंटेंट प्लस पैडागोजी दोनों तरह के प्रश्न लिए जाएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है आपको एसएसटी में 60 में से 60 अंक दिलाना। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, आप नीचे कमेंट करेंगे और जो हम आंसर बताएं जिन प्रश्नों का, उसकी व्याख्या को आप अच्छे से सुनना होगा। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प इस प्रैक्टिस सेट से मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रश्न लेते हैं वो PYQ प्रश्न होते हैं, यानी कि सीटेट की परीक्षा में आप हमेशा देखते हैं, जो लोग पहली बार दे रहे होंगे वो भी देखेंगे और जो पुराने लोग हैं वो भी जानते हैं कि PYQ क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो उसका मेथड जरूर रिपीट होता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक रहेंगे और अंतिम 60 में से आपने कितने सही जवाब दिए हैं वो भी बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी इस चीज़ के बारे में भी आप लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 15 हिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं, 15 ज्योग्राफी, 15 पॉलिटी और सिविक्स, और 15 आपके पैडागोजी के प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इतिहास के 15 प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर गुजरात में स्थित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो आपका गुजरात में कौन सा शहर स्थित है? क्या कालीबंगा स्थित है, रोपड़, धौलावीरा या फिर राखीगढ़? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, जल्दी से नीचे कमेंट करते रहें। ठीक है, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, धौलावीरा, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, आप करेंगे क्या, जैसे जिस प्रश्न का क्वेश्चन देना है आपको 1 का, जैसे 1 का सी था यहाँ तो 1 का सी लिखिए, 2 का जो भी हो ABC तो वो लिखिए, 3 का जो भी रहे तो वो सीधा लिख के सीधा नीचे टाइप किया करिए। ठीक है, और जो प्रश्न हम उसके संबंध में पूछें तो उसका भी आप आंसर नीचे दिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में जिस नदी के बारे में व्याख्या की गई, सिंधु, सरस्वती, गंगा, क्या सही विकल्प होगा पहले वो बताएं, उसके बाद हम आपको कुछ और बताते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जो है सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त मानी जाती है। ठीक है, और जो आपसे ऐसे पूछता है वेदों के बारे में, कितने वेद हैं आपके? टोटल 4 वेद हैं। टोटल 4 वेद हैं, सबसे पुराना पूछे तो ऋग्वेद, सबसे नया पूछे तो अथर्ववेद। ठीक है, और अगर पूछे गंगा नदी का कितने बार इसमें ऋग्वेद में नाम आया है, गंगा नदी का कितने बार प्रयोग किया गया, तो 1 बार गंगा नदी का प्रयोग किया गया है। गंगा नदी के सापेक्ष में अगर आपसे सीटेट में प्रश्न पूछता है तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वृद्धचरित के रचयिता कौन है? जो वृद्धचरित है उसके रचयिता कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्व घोष हैं, बाणभट्ट हैं, वसुमित्र हैं या फिर नागार्जुन हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा आपका? अश्वघोष। बुद्धचरित के रचयिता कौन है? अश्वघोष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष किसके प्रमुख होते हैं? जो मौर्य प्रशासन था उसमें जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष किसके प्रमुख होते थे? तो क्या सेना के प्रमुख होते थे, या विभिन्न विभागों जैसे कृषि, व्यापार आदि के विभाग होते थे, या फिर धार्मिक कार्यों का अध्यक्ष होता था, या फिर न्याय विभाग के अध्यक्ष होते थे? तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा जो अध्यक्ष होते थे ये विभिन्न विभागों के होते थे। विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग का अलग अध्यक्ष होता था, व्यापार विभाग का अलग अध्यक्ष होता था, तो ये अध्यक्ष से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सटीक होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? तो कौन सा गुप्त शासक था जिसको कविराज की उपाधि दी गई है? या आपका ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त? तो कौन सा गुप्त शासक था जिसको कविराज की उपाधि दी गई है, आपको यह बताना है। सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई, और समुद्रगुप्त जो है एक अच्छा शासक था जिसका घोड़ा तीनों समुद्रों का पानी पीता था, मतलब इधर कभी, इधर कभी और इधर कभी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा शासक रहा है।
और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। तो ठीक है, यहाँ पर कविराज पूछा था तो समुद्रगुप्त हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल उल हिंद के लेखक कौन थे? किताबुल उल हिंद के लेखक कौन था? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फिर फिरदौसी? तो किताबुल हिंद ये किसकी पुस्तक है? आपको ये बताना है ये किसकी पुस्तक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा आपका अल बरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, उसकी दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी या फिर फारसी थी? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसकी जो आपका दिल्ली सल्तनत थी उसकी दरबारी भाषा आपकी फारसी रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो विजयनगर साम्राज्य था उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या फिर बड़ोदरा? तो कहाँ से मिला विजयनगर साम्राज्य के अवशेष? सही जवाब हो जाएगा इसका हम्पी से। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष मिले हैं हमें वो हम्पी से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है या विभाजित है? अकबरनामा जो है ये कितने भागों में, ये कितने जल्दों में विभक्त है? ठीक है, 2, 3, 4 या 5? तो अकबरनामा जो है ये कितने भागों में है? 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, तीनों भाग में विभक्त है ये, जिसमें से इनके जीवन के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में और इनके जो और अन्य चीज़ रही हैं उन चीज़ों के बारे में लिखा गया अकबरनामा। अब आपको ये बताना है कि अकबरनामा लिखी किसने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा में भारत के यानी कालीकट कब पहुंचा? भारत के केरल का स्थान था कालीकट जब वो भारत आया था। तो उसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, यानी कि कालीकट पर कब पहुंचा था? 1942 में, 1998, सॉरी 1492, 1498, 1500 या फिर 1510? ठीक है, तो ये कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए 1500 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, 1500 में नहीं आया था। अब इनमें से बताएं कौन सा आया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत जो आया था केरल के कालीकट, जो कि जम्बोजी राजा कि यहाँ कालीकट पहुँचने के बाद किसके दरबार गए थे? जम्बोजी राजा के। ठीक है, वो आया किस लिए था? तो मसाले के व्यापार के लिए वास्को डी गामा भारत आया था। आपसे ये भी पूछता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? अगर ऐसा पूछता है तब भी यही ऑप्शन हो जाएगा 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में भारत से नेतृत्व किसने किया था? तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं सब में क्वेश्चन ले रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम चांस बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 1857 की क्रांति से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है 1857 की क्रांति यानी कि विद्रोह जो हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? क्या खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, फिर मौलवी अब्दुल्ला ने? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका कौन सा? सही जवाब कौन सा जाएगा यहाँ पे? जल्दी लिखें। सही जवाब जाएगा आपका कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जो है बिहार से नेतृत्व किया था। ठीक है, और बात रही तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे और जो और कौन था, 2 लोगों ने कानपुर से किया था, तात्या टोपे और नाना साहब। 2 लोगों ने कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था। झांसी से किसने किया था? तो झांसी से किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। ठीक है, और लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? अब वो आपको लिखना है क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस सेट में पिछले प्रैक्टिस में करवा चुके हैं सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज कई बार हमने क्वेश्चन लिया, क्या राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंगा या फिर दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? तो आई है बात प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज का सही विकल्प क्या जाएगा? प्रार्थना समाज का सही विकल्प क्या जाएगा? आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, लेनी सेन गुप्ता थी या फिर इंदिरा गांधी थी? तो इंदिरा गांधी तो बहुत बाद में आई हैं, इंदिरा गांधी तो होंगी नहीं। इनमें से कौन था? आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों महिलाएं इंपॉर्टेंट हैं, तीनों महिलाएं हैं, लेकिन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? एनी बेसेंट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, भारत की अगर पहली, जहाँ भारत औरत कुछ नहीं पूछा, यहाँ पर सिर्फ पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये कब बनी? तो ये बनी थी 1917 में। कब? देखिए, फिर से देखिएगा, हम आपको पूरा समझाते हैं। देखिए, 19 ये बात आती है 1917 की। 1917 में कौन बनी? एनी बेसेंट। कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। ठीक है, उसमें 8 जोड़िएगा, उसमें प्लस क्या करिए 8 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बनेगा आपका 1925। 1925 में कौन बनता है? 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। 1925 में कौन बनता है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, अब इसमें फिर से 8 जोड़िएगा, इसमें फिर से अगर आप 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा 1933। 1933। ठीक है, तो 1933 में कौन बना? तो प्रथम अंग्रेजी महिला बनी। प्रथम अंग्रेजी महिला यानी कि नलिनी सेन गुप्ता, ये बनती है। ठीक है, तो अगर पूछे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आप एनी बेसेंट का करेंगे। आपसे पूछे पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू बनी। और पूछे कि प्रथम अंग्रेजी महिला कब बनी? तो ये 1933 में आपकी बनी थी नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, तो याद ये रखिएगा, एनी बेसेंट कब बनी थी? ये 1917 में बनी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में, नलिनी सेन गुप्ता ये 1933 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये पूछा किस आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो क्या असहयोग आंदोलन में दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो डू और डाइड का नारा कब दिया गया था? सही जवाब जाएगा यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में। अब आपको ये बताना है कि ये किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मारो का नारा किसने दिया था? ये 1942 में दिया था, गया था। ठीक है, आपको नीचे कमेंट करना होगा किसने दिया था, उसका नाम लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950, या फिर आपका 15 अगस्त 1947? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान को बनने में कितना साल लगा और ये कब बना था? देखिए, संविधान दिवस, अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब ये बताएं कि ये संविधान बनने में कितना समय लगा था और लागू कब हुआ था? हम आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में करवा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका भाग 2। ठीक है, भाग 2 जियोग्राफी के यहाँ से प्रश्न शुरू होंगे। तो यहाँ पर पूछा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूरज सुबह उगता है, तो जो प्रकाश आता है उसका पृथ्वी पर, तो उसमें कितना समय लगता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, या फिर 16 मिनट? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब हो जाएगा आपका लगभग 8 मिनट। सही जवाब होगा लगभग 8 मिनट सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपसे ये भी पूछ सकता था कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को नीला ग्रह? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये पानी की उपस्थिति के कारण क्या इसको नीला कहा जाता है? वायुमंडल के कारण, इसे ओजोन परत के कारण, या फिर हरी वनस्पतियों के कारण? तो किस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर क्या होता है? पानी की उपस्थिति होती है, जिस कारण से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पानी किस कलर का होता है? तो नीले कलर। आकाश से जब देखते हैं आप पानी को, तो किस कलर का दिखता है? नीले कलर का। इसलिए पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं आप? शुक्र को कहते हैं। किसको? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि चट्टान है? तो औषधि चट्टान इसमें से कौन सी है? क्या ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बलुआ पत्थर है, या फिर संगमरमर है?
तो इसमें सही जवाब किसके साथ जाएगा? ये जो ग्रेनाइट अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें यानी अवसादी चट्टानें आपकी बलुआ पत्थर की होती है, ठीक है। किस पत्थर की? बलुआ पत्थर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, तो वायुमंडल के किस परत में या किस मंडल में, वायुमंडल की किस परत में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं, आपको ये बताना है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, फिर आयन मंडल में। सही जवाब इसका क्या आ जाएगा? तो जब हवाई जहाज की बात आए तो समताप मंडल में, हवाई जहाज की बात आएगी समताप मंडल में। इसी में क्या होती है? ओजोन परत होती है, ठीक है। और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को, या फिर 1 दिसंबर को? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? काफ़ी आसान सवाल है। अगर पर्यावरण की बात आई है तो सभी को पता है, ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है। ये कब? 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, और 16 अप्रैल को, और 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को होता है एड्स दिवस। ये कौन सा होता है? ये होता है आपका हिंदी दिवस। अब आपको ये बताना है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है। तो देखिए, भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था, ठीक है। भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन है? क्या ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, फिर आपकी गोदावरी हो जाएगी। तो सही जवाब इसमें क्या रहेगा? सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, गंगा नदी के साथ, ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। हमने स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को बताया था। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? ये चाइना से बहकर आती है, जिसका नाम क्या है आपको ये बताना है। और ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में आती है, ठीक है। गंगा के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। अब आपको ये बताना है कि इसका चीन में क्या नाम है। अच्छा, ब्रजगंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को ब्रजगंगा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण की गंगा के नाम से भी गोदावरी को जानते हैं, ठीक है। बात आती है एस्चुरी बनाने की, तो एस्चुरी कौन सी नदी बनाएगी? यहाँ पर नर्मदा होती है, ठीक है। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? यानी कि बारिश का जो मानसून आता है वो किस राज्य में सबसे पहले आता है? क्या पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में, या फिर तमिलनाडु में? सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाता है यहाँ पर केरल के साथ, केरल के साथ जाता है ये सबसे पहले। अच्छा, लौटता हुआ मानसून कहाँ पर आता है? तो लौटता हुआ मानसून कहेगा तो तमिलनाडु में लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर आता है? तो केरल में। देखते हैं, केरल में सर्वाधिक बारिश जो है थी केरल में हुआ करती, लगभग डेली दोपहर में यहाँ पर बारिश होती ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है? काजीरंगा सबसे पहले बताएं कि है कहाँ पर, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या एशियाई शेरों के लिए है ये एक सींग के गैंडा के लिए है, या फिर बंगाल टाइगर के लिए, या फिर हाथी के लिए? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है? आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है, ठीक है। तो काशी जो काजीरंगा है ये असम में है, और यह एक सिंह के गांडे के लिए है, ठीक है। एक सिंह के गांडे के लिए यह प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए कौन सा है? एशियाई शेर के लिए तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज है? यानी कि धातु खनिज इसमें से कौन सा है? क्या आपका अभ्रक है, या फिर आपका चूना पत्थर है, या फिर लौह अयस्क है, या फिर जिप्सम है? तो धातु खनिज यहाँ पर पूछा, यानी कि धातु किसमें होती है? इसमें धातु कौन सी है? मिनरल कौन सा होगा इसमें से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? धातु का मतलब लोहा, 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 चांदी, सोना, सभी धातु होता है ना। तो यहाँ पर लोहा मिला है आपको, ये लौह अयस्क है, ठीक है। धातु खनिज कौन सा है? लौह अयस्क। अगला आपका, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जूट का सर्वाधिक जो है उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में, या फिर आपका उड़ीसा में? तो सही जवाब यहाँ पर कहा जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ये जो है पश्चिम बंगाल। और यहीं पर कपास भी सर्वाधिक होती है, जूट, कपास यहीं पर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है?
तो जीएमटी से कितना आगे है? देखिए अपने यहाँ का क्या सा है, जो मानक समय है, क्या कहते हैं उसको? आईएसटी, याद रखिएगा आईएसटी अपने यहाँ का कहते हैं। और कहा कि ग्रीनविच समय जीएमटी से कितना आगे है, तो क्या 5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटा या 4.5 घंटा? तो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा 5.5 घंटा ये आगे चलता है। भारत का जो समय है वो जीएमटी से आगे 5.5 घंटा चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जो सहारा का मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है? क्या एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फिर दक्षिण अमेरिका में है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, सहारा का मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है, सॉरी, यहाँ पर जो सहारा मरुस्थल है ये सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है, सहारा का मरुस्थल। और ये कहाँ पर है? तो आपका अफ्रीका में। अच्छा, महाद्वीप कितने हैं टोटल? तो 7 महाद्वीप है, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? सबसे बड़ा आपका एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़ा किसे कहा जाता है? यानी लंग्स ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? क्या आपका हिमालय वन को कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, या फिर सुंदर वन को, या फिर आपका कांगो बेसिन को कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है इसमें से? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा ये अमेजन वर्षा वन को, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो कि कई महाद्वीपों में फैला हुआ है। अमेजन का जो जंगल है, अमेजन का जंगल वो देखते हैं कई महाद्वीपों में फैला हुआ है, ठीक। और लेकिन अगर पूछता है कि सर्वाधिक कहाँ पर है, किस में है ये, तो ये ब्राजील देश में फैला हुआ है, ठीक है, ब्राजील में, जिसमें जो है एनाकोंडा सांप इसी अमेजन जो वन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के उद्गम केंद्र यानी कि भूकंप जहां से, मान लो ये है, यहाँ से भूकंप जहां से आता है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्या अधिकेंद्र कहा जाता है, उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहा जाता है, फिर क्रेटर कहा जाता है, फिर या विंड कहा जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उद्गम केंद्र ही कहा जाता है। बहुत जो भूकंप का उद्गम केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको उद्गम केंद्र या अवकेंद्र ही कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका जवाब उम्मीद है कि आप लोग दे देंगे, क्योंकि हमने इसका जवाब थोड़ी देर पहले ही दे रखा है। तो क्या कावेरी नदी है, कृष्णा, ताप्ती, या फिर महानदी? तो कौन सी नदी जो है इनमें से, अच्छा इसमें से कौन सी पूछा, जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगी आपका इसमें जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है भाग 3 नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में पॉलिटी और आपका सिविक्स दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग कितने हैं? क्या 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, या फिर 25 हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका कुल कितने भाग हैं? तो मूल रूप से कुल 22 भाग हैं। आपके यहाँ भाषाएं कितनी हैं? तो 22 भाषाएं भी हैं, ठीक है, 22 भाषाएं भी हैं। आप इतना याद रखिए। किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में आपको 22 भाषाएं दी गई हैं। मूल रूप से कितने संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कारखानों में काम करने पर रोक लगाता है? तो जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कितने से कितने साल के बच्चों के लिए कारखानों में आदि में काम करने से रोक लगाता है? क्या 14 से कम, 16 से कम, 18 से कम, या फिर 12 से कम? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे जो हैं वो किसी भी कारखाने इत्यादि में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि किस अनुच्छेद में है ये वर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो बात यहाँ पर राष्ट्रपति की है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कितने वर्ष में लड़ेंगे? 25 वर्ष में, 30 वर्ष में, 35 वर्ष में, 40 वर्ष में? न्यूनतम आयु वर्ग क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर होता है आपका
35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए। बाकी के लिए 25 वर्ष, ठीक है। बाकी जैसे आपका विधायक का हो गया या सांसद का हो गया, यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका 25 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका बात आती है वोट करने के लिए, तो वोट देने का अधिकार जो होता है आपका 18 प्लस आयु पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन से हैं? भारतीय संसद जो है उसका अभिन्न अंग कौन सा है? क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं? लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति है, या फिर केवल आपका लोकसभा है? तो सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने परसेंट जो है आरक्षण वो सामाजिक रूप से न्यूनतम दिया गया है? यानी न्यूनतम कितने परसेंट का महिलाओं के लिए संरक्षण या आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्थाओं में? क्या 50%, 33% यानी 1/3%, 25%, या फिर आपका है 10%? तो कितने परसेंट का आरक्षण है महिलाओं के लिए? सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 1/3 यानी कि आपका 33%, ठीक है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन कौन कर सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है प्रधानमंत्री, दूसरा सांसद, तीसरा राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार को कौन खत्म कर सकता है? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है, वो भी जिस समय आपातकाल घोषित होगा। आपातकाल के दौरान आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। देखिए, जब जैसे कोविड का टाइम था तो आपका मौलिक अधिकारों को बंद कर दिया गया था, ठीक है। जब देश पर कोई बात आती, जब आपातकाल की घोषणा होने वाली हो, कुछ ऐसा जो है इमरजेंसी घटित हो गया हो, तब मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अब आप ये बताइए किस अनुच्छेद में वर्णित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो जो यानी कि डीपीएसपी कौन है? तो वाद योग्य यानी कि न्याय में चुनौती दी जा सकती है, या फिर अवाद योग्य है, या फिर कठोर है, या फिर मौलिक अधिकार के समान है? तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका अवाद योग्य है, यानी जो है नीति निर्देशक तत्व में आप न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, सॉरी चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अवाद योग्य हैं, न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में बदलाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन काफी आसान सा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से थे? जाकिर हुसैन थे, बीबी गिरी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या फिर बीडी जत्ती थे? तो काफी आसान सवाल है, हमें लगता है सारे लोग इसका जवाब दे लेंगे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो